तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। तो मैथमेटिकल टूल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द फिजिक्स। सो माय इंट्रोडक्शन, जैसा कि आप जानते ही हैं, माय नेम इज सार्थक बवेजा एंड माय क्वालिफिकेशन इज एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग from NIT Jalandhar, Punjab, and my pass out year is 2019. You can also see my pic on the right hand topmost corner. My gate score in 2017 was 609, and my experience regarding teaching in NEET and JEE mains is 3 years plus. So basically there are 6 basic tools priorly we should know to begin with the physics. हमें इन 6 बेसिक टूल्स के बारे में पता होना चाहिए जब भी हमें फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने हो। फर्स्ट टूल इज बेसिक अलजेब्रा, द सेकेंड वन इज बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड वन इज बेसिक ज्योमेट्री, फोर्थ वन इज फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, फिफ्थ वन इज बेसिक डिफरेंशिएशन, सिक्स्थ वन इज बेसिक इंटीग्रेशन, and seventh is nothing but the application of these above mentioned 6 tools in the physics. ओके, सो यहाँ पे आप बच्चों एक पिक्चर देख सकते हो। यहाँ पे देखो मैथमेटिकल टूल्स को मैंने कंपेयर किया है धनुष और बाण से, बो एंड एरो, और यहाँ पे जो टारगेट है इस टारगेट को हमने कंपेयर किया है फिजिक्स से। ठीक है, तो अगर आपको फिजिक्स को टारगेट करना है प्रॉपरली तो आपका जो एरो है वो एकदम सटीक लगना चाहिए निशाने पे, है ना। तो जब आपका एरो प्रॉपर लगेगा टारगेट पे तभी आप फिजिक्स को अचीव कर पाओगे। कई सारे बच्चे जो एडवांस लेवल तक, मेंस लेवल तक, नीट लेवल तक की भी इवन जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैथमेटिकल के टूल्स आने बहुत ज़रूरी है। ये देखा गया है कि जो नीट लेवल पे बच्चे तैयारी करते हैं उनकी मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती है तो उनका फिजिक्स पे होल्ड इतना नहीं हो पाता है। लेकिन JEE मेंस वाले बच्चों के साथ वो प्रॉब्लम इतनी नहीं होती, लेकिन कुछ हद तक उन्हें भी होती। तो इसीलिए ही ये कोर्स को हमने डिज़ाइन किया है ताकि आप मैथमेटिकल टूल्स पे अपनी ग्रिप ला पाओ और आप फिजिक्स को टारगेट कर पाओ। रिसेंटली आप लोगों ने लॉकडाउन में रामायण देख रहे होंगे, तो वहाँ पे भी देखो राम ने जब रावण को मारा था तो कैसे उसने अपना तीर एकदम सटीक निशाने पे लगाया था, उसके पीछे उसका कितना अभ्यास था। तो मैथ्स इज जस्ट अ प्रैक्टिस एंड मैथ्स इज वेरी वेरी वास्ट, बट आई एम डिस्कसिंग हियर सम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स विच आर नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। हम यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। हम पूरा मैथ्स तो डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि मैथ्स आपको पता है कि एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। तो हम कुछ टूल्स जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में काफ़ी यूज़ हुए हैं उसको मैंने इकट्ठा करके आपके सामने प्रेजेंट किया है। I hope so you are going to enjoy and like this video because it is really going to change your subject and it will give you a proper grip on the physics. So just ready, we are going to begin with the basic algebra, and in this video I am going to discuss the basic algebra in brief. Okay, तो बाकी मेरी कमिंग वीडियोस में हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन सब कुछ डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बट दिस वीडियो इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन बेसिक अलजेब्रा। इस वीडियो में मैंने बेसिक अलजेब्रा के जितने भी टूल्स मेरे हिसाब से मुझे लगते थे जो डिस्कस करने चाहिए मैंने डिस्कस किए हैं। अगर इस वीडियो के बाद आपको लगता हो कि इसमें और भी कुछ हमें टूल्स ऐड करने चाहिए बेसिक अलजेब्रा के तो आप जरूर कमेंट करिए। आई विल डेफिनेटली मेक द नेक्स्ट वीडियो विद मोर प्रोफिशिएंट वे। So number one is basic algebra. In basic algebra we are going to study first of all basic expressions in algebra. कौन कौन से बेसिक एक्सप्रेशंस यूज होते हैं अलजेब्रा में, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देन वी आर गोइंग टू सी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। Next, how to find the roots of quadratic equation. It is very very important
फ्रॉम द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। रूट्स निकालना आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ ए एम एंड जी एम। ए एम हियर मीन्स अरिथमेटिक मीन, जी एम मीन्स ज्योमेट्रिक मीन। ओके, ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर हम देखेंगे बाइनोमियल थियरम के बारे में, जिस पे तो भर भर के फिजिक्स के क्वेश्चंस और एजम्पशंस जो हैं सारे बाइनोमियल थियरम से ही निकले हैं। बाइनोमियल थियरम तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसको अगर आप ढंग से समझ गए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फिजिक्स के, इवन अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम्स भी आप टैकल कर लोगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटीज़। तो अलजेब्रा में हमने ये सारा टारगेट किया है। दिस इज नोन एज बेसिक अलजेब्रा। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिटेल डिस्कशन फॉर द बेसिक अलजेब्रा। लेट्स कंटिन्यू। सो बेसिक अलजेब्रा में सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक एक्सप्रेशंस इन अलजेब्रा। ठीक है, तो बेसिक एक्सप्रेशन में पहला एक्सप्रेशन आप देखिए, ये आप लोगों को जनरली पता ही होगा। बेसिक फॉर्मूलेज हैं जिनको हम रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि आपको लग रहा होगा ये काफ़ी सिंपल फॉर्मूले इंक्लूड कर लिए हैं, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, तो ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम टफ से टफ प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इन बेसिक चीज़ों में साइन की मिस्टेक कर जाते हैं, कभी अरिथमेटिक ऑपरेशंस में मिस्टेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमको 4 नंबर्स के क्वेश्चन में हमारा को -1 मिल जाता है ना, क्योंकि हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, है ना। मेरे साथ भी कई बार इशू होते थे, बड़े बड़े फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स मेरे को याद रह जाते थे, बट जब बेसिक एक्सप्रेशंस अलजेब्रा की बात आती थी तो कई जगह पे जल्दी करने के कारण कभी साइन का मिस्टेक, कभी कोई मिस्टेक, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक साइन का मिस्टेक भी आपको -1 दे सकता है +4 की बजाय। इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी अपनी वीडियो में इंक्लूड करना चाहिए। तो कोई भर्ज नहीं है, हम इसको फटाफट रिवाइज करते हैं। देखो, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज a² + b² + 2ab = a + b का होल स्क्वायर। जैसा कि हमें पता ही है, a + b के होल स्क्वायर को हम ऐसे एक्सपांड करते हैं। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? a² + b² - 2ab। a² - b² को हम कैसे लिख सकते हैं? a + b × a - b। ठीक है। नेक्स्ट इज a³ + b³, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, दिस इज नोन एज a + b होल क्यूब, है ना। नेक्स्ट इज a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट a - b = a - b का होल क्यूब। तो ये क्यूबिक के फॉर्मूले हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जितने एक्सप्रेशन है सारे अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखते हैं। a + b का होल स्क्वायर - a - b का होल स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा 4ab। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। a + b का होल स्क्वायर + a - b का होल स्क्वायर = 2 टाइम्स ऑफ a² + b²। तो ये जितने भी बेसिक फॉर्मूलेज हमने देखे, ये सब के सब किसी ना किसी फॉर्म में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं हम वेस्ट करेंगे। वी मूव फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ व्हाट इज पॉलिनोमियल? बताओ बच्चों, व्हाट इज पॉलिनोमियल? सो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज एन एक्सप्रेशन विच इंक्लूड्स वेरिएबल्स, जिसके अंदर वेरिएबल्स होंगे, एंड कोफिशिएंट्स इन विच पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर पॉजिटिव। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स होंगे, जिसमें कोफिशिएंट्स होंगे, और जिसमें पावर्स ऑफ वेरिएबल क्या होगी? पॉजिटिव। इट इंक्लूड्स ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, इसमें अरिथमेटिक के सारे ऑपरेशंस होंगे। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पे देखो 3x² + x + 5। यहाँ पे देखो हमने ऑपरेटर्स भी यूज करें। दिस इज नोन एज वेरिएबल, x इज वेरिएबल हियर, एंड 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। What is the coefficient of x? Coefficient of x is 1 and 5 is a constant term. ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, 4x + y + 5। तो what is the coefficient of x? x का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट क्या है? तो y का कोफिशिएंट 1 है, and 5 is what? A constant which is connected by these all the 3 terms is connected by an operator which is known as arithmetic operator। यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज किया? प्लस। एग्जाम्पल 3 देखो, 4x² y + 3। सिमिलरली देखो एग्जाम्पल 4, 4x³ + x³ y² + xy। अब यहाँ पे बताओ कि x की पावर कितनी है? 3, y की पावर कितनी है? 2। ठीक है, तो आपको पावर्स भी देखनी आनी चाहिए। इसमें देखो पावर्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स आर पॉजिटिव, जितने भी वेरिएबल्स है सबकी पावर कैसी है? पॉजिटिव। इस एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स भी होंगे, कोफिशिएंट्स भी होंगे, और अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी होंगे, जैसा कि डेफिनेशन बोल रही है। पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन है,
ठीक है, एग्जाम्पल 5 देख लो। तो ये बेसिक डेफिनेशन हुए, अब हम आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से आप क्या समझते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से हम क्या समझते हैं। सो इट इज द हाईएस्ट पावर इन अ गिवन एक्सप्रेशन। तो हाईएस्ट पावर इन अ गिवन एक्सप्रेशन को ही बोलते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो एग्जांपल नंबर 1 देखो, 3x² प्लस x प्लस 5। तो बताओ यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखो 2 है, तो 2 विच मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल हो गया बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 2, 4x प्लस वाई प्लस 5। तो यहाँ पे x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, तो 1 विच मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखो, अब हाईएस्ट पावर देखनी है हमें, हर एक्सप्रेशन में हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। थर्ड एग्जांपल में देखो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, और दोनों मल्टीप्लाई में। तो दोनों मल्टीप्लाई में यहाँ पे देखो x² इंटू वाई। तो जब मल्टीप्लीकेशन में होगा तो पावर्स ऐड देखो 2 प्लस 1, हाईएस्ट पावर हो जाएगी 3। ठीक है, तो विच मीन्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड। सिमिलरली यू कैन सी इन एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देख सकते हो 4x³ प्लस x³ y² प्लस xy। सो यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है, 3। इस एक्सप्रेशन में देखेंगे x की पावर कितनी है, 3 प्लस 2 दैट इज 5। तो 5 हाईएस्ट पावर हो गई है ना। यहाँ पे आप देखोगे 1 और 1 तो दैट इज 2, बट हाईएस्ट पावर वी हैव टू सी द हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर इन द होल एक्सप्रेशन इज 5 विच मीन्स इट इज अ क्विंटिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो x² प्लस 2x² y प्लस y। तो यहाँ पे देखो x की पावर 2 है, x² इंटू वाई की पावर 1, तो 2 प्लस 1 दैट इज 3। हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी हो गई, 3, विच अगेंस्ट मीन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से हम हाईएस्ट पावर को देखेंगे और उस हिसाब से हम पॉलिनोमियल के नेम्स डिसाइड करेंगे कि उसको हम क्या बोलते हैं। ओके, नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज व्हेन डज अ पॉलिनोमियल बिकम एन इक्वेशन। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बन जाता है ना। When does a polynomial becomes an equation? एक पॉलिनोमियल को हम इक्वेशन कब बोलेंगे, कब डिसाइड करेंगे कि वो पॉलिनोमियल जो है वो एक इक्वेशन है। When does a polynomial becomes an equation? So when an expression is equated to 0 then it's become an equation. तो जब भी किसी एक्सप्रेशन को आप 0 से इक्वेट कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन। फॉर्मली हमने जो भी एग्जांपल्स प्रीवियसली जितने भी डिस्कस किए सब में आपने देखा, जैसे एग्जांपल नंबर 1 कोई आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ था, उसको हमने इक्वल टू 0 कर दिया, तो बेटा ये क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। दिस इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हम प्रीवियसली इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे, जैसे हमने इसको 0 से इक्वेट कर दिया तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो 4x प्लस वाई प्लस 5, इसको भी हमने इक्वल्स टू 0 कर दिया। जैसे ही हमने इसको इक्वेट टू 0 किया तो ये जो पॉलिनोमियल है वो कन्वर्ट हो गया इक्वेशन में। सो दिस इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली ऑल द अदर एग्जाम्पल्स दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड, है ना। आप किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो वो आपका इक्वेशन बन जाएगा। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसे भी तो एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हो, जैसे कि आपको कोई एक्सप्रेशन दे दिया x प्लस वाई इक्वल टू 5, है ना, इक्वल टू 5 दे दिया। कई बच्चे बोलेंगे सर x में तो इक्वल टू 0 नहीं आया है ना। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन में 5 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे, तो आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। देन योर एक्सप्रेशन विल बिकम x प्लस वाई, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी फॉर्म को, किसी भी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इक्वल टू हमेशा 0 ही आएगा। देखो आपको चाहे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ कोई एक्सप्रेशंस दिए हो तो भी वो इक्वेशन ही कहलाई जाएगी। हमें तो इक्वल्स टू के साइन को देखना है ना, है ना। कोई भी एक्सप्रेशन हो आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आप इस फॉर्म के इक्वेशन को भी देखो, ये वाला फॉर्म जो हमने डिस्कस किया आप उसको भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो इक्वल टू 0, है ना। तो जहाँ पे इक्वालिटी का साइन आ जाएगा वहाँ पे आपका पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
So in quadratic equation, which is the most crucial part in solving the physics problems, so quadratic equation को आप बहुत ध्यान से सुनिए. In quadratic equation, first of all, formation of quadratic equation, है ना. सपोज करो आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको हम अभी आगे कंसिडर करेंगे. सपोज करो आपके पास अल्फा और बीटा रूट्स है इक्वेशन के, है ना, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इनको हम जीरोस भी बोलते हैं. तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, जो बेसिक फॉर्म होता है, वो ये होता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप इसको खोलोगे, तो आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. अब अल्फा प्लस बीटा को हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, एंड अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ठीक है. अभी जो प्रीवियसली हमने फर्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर किया है, अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. जैसे हमने यहाँ फॉर्म डिस्कस किया, दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म, है ना. ये वाला फॉर्म जनरलाइज्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म. अब हम देखेंगे कि हमने जो एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है, इसको कैसे हम इस फॉर्म में अप्लाई करके यूज करेंगे. ठीक है. सो हाउ टू फाइंड द रूट्स. ठीक है. जैसा कि हमने डिस्कस किया, अभी हम इस एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे. ये एग्जाम्पल जो हमने अभी कंसिडर किया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0. ठीक है. अब आपको क्लियर हो गया कि ये इक्वेशन है. इक्वेशन कैसी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्यों? क्योंकि इसकी पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर कितनी है? 2. ठीक है. तो हमें पता चल गया, पॉलिनोमियल और इक्वेशन की क्लैरिटी हो गई. अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, जैसे कि अभी अभी हमने इसका जनरल फॉर्म डिस्कस किया था. अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना हो जाएगा? -2 प्लस -1. ऐसा मैं लिख सकता हूँ. -3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? -2 प्लस -1. मैंने -3 को स्प्लिट किया यहाँ पे. ठीक है. जैसे आप -3 देख रहे हैं यहाँ पे, इस -3 को मैंने इस फॉर्म में स्प्लिट कर दिया. अब अल्फा बीटा इज अ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? -2 इंटू -1, है ना. तो अब यहाँ पे देखो, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2. ठीक है. आपको जो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, दैट इज बेसिक फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, उससे हमने इस इक्वेशन को कंपेयर कर लिया. जैसे आप कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 -1 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू -2 इंटू -1. तो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी. इस तरह से हम रूट्स ऑफ इक्वेशन फाइंड करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द जनरल मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन. किसी भी इक्वेशन का रूट निकालने के लिए उसका एक जनरलाइज मेथड क्या होता है ना. तो जनरल मेथड इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना. नॉर्मली तो हम सॉल्व कर लेते हैं मेथड लगा के, लेकिन जनरल मेथड अगर हमें पता होता है तो हम किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं जो कि क्वाड्रेटिक इन नेचर है. तो हम यहाँ पे देखते हैं, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जनरल फॉर्म है. ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है. देखो, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम? -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं. अब हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं. वेयर a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो a इज अ कोफिशिएंट ऑफ व्हाट? x स्क्वायर. तो x स्क्वायर जो आपकी सपोज करो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर, अगर आपकी जनरलाइज जो इक्वेशन है सपोज करो इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, प्लस बी एक्स, इस फॉर्म में आपकी अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इस फॉर्म में अगर आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप कंपेयर कर सकते हो. देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? ए. बी किसका कोफिशिएंट होगा? एक्स का कोफिशिएंट. बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज व्हाट? कांस्टेंट टर्म हियर. तो जब हमें x की वैल्यू निकालनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इक्वल टू 0 करोगे, ये नहीं बोलोगे, तभी आपकी जो एक्सप्रेशन होगी वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी. तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो जैसा कि इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. यहाँ पे सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लो a, b और c का वैल्यू, है ना. तो a का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया तो 1 है. यहाँ पे देखो, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया? 1. तो ये हमारा a हो गया. b निकालने के लिए x का कोफिशिएंट देखेंगे, x का कोफिशिएंट -3, इसको हम b बोलेंगे. और c इज अ कांस्टेंट टर्म, तो c की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पे, b की वैल्यू -3. अब आप ये फॉर्मूले को अप्लाई करोगे,
दैट इज माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस थ्री दैट इज प्लस थ्री, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो माइनस थ्री का स्क्वायर हो गया 9, माइनस 4 इंटू ए इज अगेन 1 इंटू सी होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमने इक्वेशन, ये जो जनरलाइज फॉर्मूला है इसको हमने इस इक्वेशन पे अप्लाई किया, तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, दो रूट्स मिलेंगे। पहला रूट क्या मिलेगा, 3 प्लस 1/2 दैट इज 2 विच इज बीटा। एक रूट को, किसी भी रूट को बीटा बोल लो, किसी भी रूट को अल्फा बोल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा रूट आपको मिल जाएगा 3 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1 विच इज अल्फा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने देखो एक शॉर्टकट डिस्कस करी है, ये शॉर्ट ट्रिक काफ़ी क्वेश्चंस में आपके काम आएगी, JEE मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जब आप सपोज करो, कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस में दिया होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो a प्लस बी प्लस सी जब आपका 0 हो जाए, जैसे कि ये इक्वेशन में देखो a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू 2, जब आप तीनों का सम करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0, तब आपकी ये शॉर्टकट लग जाएगी। अब ये शॉर्टकट क्या है, देखो ऐसी इक्वेशन का एक रूट हमेशा 1 होगा, एक रूट हमेशा 1 होगा, और दूसरा रूट आप डायरेक्टली लिख लोगे c/a, दिस इज द शॉर्टकट मेथड। दूसरा रूट आप डायरेक्टली लिख लोगे c/a। आप यहाँ भी देख सकते हो 1x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 2। तो जब आप तीनों का सम करोगे तो आपको मिल जाएगा 0। देन वन रूट इज 1 एंड दूसरा रूट होगा हमेशा c/a। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 2, इस इक्वेशन में देखो कांस्टेंट टर्म क्या है 2 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1, तो आपके दो रूट आ गए 1 और 2। सेम आंसर आपको यहाँ पे इतने बड़े फॉर्मूले में रख के भी मिलेगा, वो आपका 1 से 1.5 मिनट ले लेगा। लेकिन अगर आपको एक शॉर्टकट याद है, आप डायरेक्टली कोफिशिएंट देखोगे, तीनों के कोफिशिएंट्स का सम अगर 0 है तो आपके रूट्स हो जाएंगे 1, c/a। तो ये बहुत क्वेश्चंस में ये ट्रिक लग जाती है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा ही अरेंजमेंट दिया होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना 1 से 1.5 मिनट इसमें सेव कर लोगे। यहाँ पे बहुत ही एक बढ़िया सा एग्जाम्पल डिस्कस किया है, जो ये शॉर्ट ट्रिक लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। तो शॉर्ट ट्रिक लगाने का देखो यहाँ पे फायदा है। सपोज करो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। हियर द सम ऑफ कोफिशिएंट्स आर 0। आप कोफिशिएंट का सम करके देखो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, जब आप तीनों का सम करोगे तो आपको मिल जाएगा 0, मतलब आपकी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे लग जाएगी। तो शॉर्ट ट्रिक हमें क्या बोलती है, एक रूट तो हमेशा 1 होगा ही होगा, और दूसरा रूट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे हमारा c माइनस ए, आप देख सकते हो c माइनस ए पूरा हमारा कांस्टेंट टर्म है ना, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a माइनस बी। सो आवर आंसर इज c माइनस ए अपॉन a माइनस बी। डायरेक्टली आप शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखने में देखो कितना अजीब सा लग रहा है। अब इस पे आप डिस्क्रिमिनेंट लगा के अगर सॉल्व करते, सपोज करो आप जनरल मेथड लगाते माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपको कितना टाइम लग जाता है इसको सॉल्व करने में। लेकिन आपने देखा तुरंत कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस एक्स का कोफिशिएंट प्लस कांस्टेंट का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, तीनों का आपने ऐड किया तो आपको मिल गया 0। तो आपको तुरंत क्लिक हो गया कि इसका एक रूट तो 1 होगा ही होगा, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा c माइनस ए अपॉन a माइनस बी। तो बहुत बार शॉर्ट ट्रिक्स जो होती है हमारे बहुत काम आती है, और काफ़ी क्वेश्चंस को हमारे सिंप्लीफाई कर देती है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स हमें पता होना चाहिए। जैसे जब हमने रूट्स निकाल लिए अल्फा और बीटा जिसे हम बोल रहे थे, जब हमने रूट्स निकाल लिए तो उनका क्या नेचर है वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो ये तो हमारा जनरलाइज इक्वेशन था जिससे हम रूट्स निकालते थे। अब इसके अंदर का जो पार्ट होता है, जो रूट के अंदर का जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसको डिस्क्रिमिनेंट हम बोलते हैं। इसको डेल्टा से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। कई बुक्स में इसका डेल्टा नोटेशन यूज किया होता है, कई बुक्स में कैपिटल डी यूज करा होता है। तो हमें यहाँ पे देखना है आपका जो डी है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट को जब भी अब मैं बोलूंगा डी से बोलूंगा, ठीक है। तो डी आपका जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके साथ 3 पॉसिबिलिटीज हैं। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज विद द डिस्क्रिमिनेंट। नंबर 1 इज इट मे बी लेस देन 0, नंबर 2 इज इट मे बी इक्वल टू 0, और नंबर 3 इज इट मे बी ग्रेटर देन 0। तो अब हम तीनों पॉसिबिलिटीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कब
आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा तब आपके रूट्स का नेचर क्या होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा तब रूट्स का नेचर क्या होगा, और जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा तब आपके रूट्स का नेचर क्या होगा। सो यहाँ पे सारी कंडीशंस हैं, देखिए आप। फर्स्ट कंडीशन हम रीड करते हैं, इफ डी इज लेस देन जीरो, अगर डी लेस देन जीरो है विच इंप्लाइज रूट्स आर इमेजनरी, इसका मतलब रूट्स आपके कैसे इमेजनरी। अब इमेजनरी रूट्स क्या होते हैं, इमेजनरी रूट्स आर दोज रूट्स इन विच नेगेटिव टर्म इज इनसाइड द स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ गई तो उसके रूट्स इमेजनरी कहे जाएंगे, है ना। इमेजनरी रूट वो ऐसे रूट होते हैं जिसमें नेगेटिव टर्म स्क्वायर रूट में आ जाए, जैसे सपोज करो अंडर रूट ऑफ -3, दैट इज इमेजनरी। d इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो आ गया तो वो इंप्लाई करता है रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल रूट्स किसको बोलते हैं अब हम, रियल रूट्स आर दोज रूट्स विच कैन बी शोन ऑन नंबर लाइन। जिस रूट्स को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो वो सभी रियल रूट्स हैं। इफ d इज ग्रेटर देन जीरो, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो वो इंप्लाई करता है रूट्स वुड बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट में दो पॉसिबिलिटी होती है, फर्स्ट और सेकंड। पहली पॉसिबिलिटी ये है इफ d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट में अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तो आपके रूट्स होंगे रैशनल। अब रैशनल रूट्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं और जिसमें q इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इस फॉर्म में अगर आपको रूट्स मिल रहे हैं तो दैट इज नोन एज रैशनल फॉर्म। इफ d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर इरेशनल। अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपके रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल। तो इरेशनल वो होते हैं विच आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनको हम इरेशनल बोलते हैं। तो यहाँ से आपको तीनों कंडीशंस याद रखनी है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो वो इंप्लाई करता है कि आपके रूट्स इमेजनरी है। इमेजनरी का मतलब नेगेटिव टर्म इनसाइड द स्क्वायर रूट। if discriminant is equal to 0 which implies real and equal roots, and if discriminant is greater than 0 which implies roots would be real and distinct। अब यहाँ पे आपको ग्राफ के जरिए बताया गया है तीनों टाइप्स के नेचर, तीनों डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशंस आपको ग्राफ के तरीके से भी, ग्राफिकल में भी एक्सप्लेन की गई है। देखो जब हमारा कर्व इस तरह का होता है ना, जब हमारा कर्व दो बार एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, देखो यहाँ पे जो हमारा ये दिस इज द बेसिक कर्व फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारा कर्व दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो ये कंडीशन होती है d इज ग्रेटर देन जीरो की, और इसमें दो डिस्टिंक्ट रूट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर हमारा कर्व एक्स एक्सिस को टच करके निकल जा रहा है, अगर हमारा कर्व एक्स एक्सिस को टच करके निकल जा रहा है तो वो बताता है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है, और इस कंडीशन में रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। अगर आपका जो कर्व है वो ना टच कर रहा है एक्स एक्सिस को और ना इंटरसेक्ट कर रहा है, वो बिना छुए एक्स एक्सिस को निकल जा रहा है, तब वो जो कंडीशन है वो होगी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। उस केस में हमारे रूट्स इमेजिनरी होंगे क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे टच ना तो टच कर रहे हैं ना तो कट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे कर्व के साथ तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली तो ये, या तो वो एक्स एक्सिस पे कट कर सकता है, या तो एक्स एक्सिस को टच करके निकल सकता है, या तो बिना टच किए निकल सकता है। अगर वो एक्स एक्सिस को कट करके निकल रहा है, देखो यहाँ दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट हो रहा है ना, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट हो रहा है कर्व, तो d इज ग्रेटर देन जीरो विच मीन टू डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर एक बार टच करके निकल रहा है तो मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। रियल तो होंगे ही पर इक्वल भी होंगे क्योंकि खाली टच कर रहा है। और अगर ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, बिना टच कट किए निकल रहा है, तो वो हो गया इमेजिनरी रूट्स। अब नोट करने की बात इसमें यह है कि इन ऑल द अबाउ केसेस ए इज पॉजिटिव। अब ए क्या था, जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म डिस्कस किया था अभी, तो आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ही हमने ए बोला है, तो ए हर केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉजिटिव है, ठीक है। इसको हम आगे और डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे
वापस हमने डिस्क्रिमिनेंट के तीनों केसेस डिस्कस करे, लेकिन यहाँ पे सारे ग्राफ प्रीवियस ग्राफ से उल्टे हैं, है ना। तो ये बता रहा है जैसे कि प्रीवियस केसेस जो भी हमने डिस्कस किए वहाँ पे आपका ए पॉजिटिव था, ये सारे वो केसेस हैं जहाँ पे आपका ए नेगेटिव होगा, है ना। इन ऑल द केसेस ए इज नेगेटिव। इसका मतलब ये है जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए जब नेगेटिव हो जाए तो आपके कर्व का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, उल्टा कटोरा। इसको आप उल्टे कटोरे की तरह इमेजिन कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस 3 केसेस थे वो सीधे कटोरे ऊपर की तरफ खुले हुए थे, वो तब थे जब आपका ए पॉजिटिव था। अब ए क्या है आपका नेगेटिव, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब ए नेगेटिव होगा तो ये नीचे की तरफ खुलेंगे कर्व, ठीक है। तो नीचे की तरफ ये कर्व खुलेंगे। तो देखो या वापस से वही सेम केसेस होंगे जब 2 बार एक्सिस को कट करेंगे। देखो 2 बार यहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा और ये 2 डिस्टिंक्ट रूट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जब आपका कर्व टच करके निकल जाएगा एक बार तो आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा और रियल एन इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। थर्ड केस जब d लेस देन 0 तब होगा जब आपका कर्व एक्स एक्सिस पे ना तो टच करेगा ना तो इंटरसेक्ट करेगा, तो उन केसेस में ये इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इन ऑल द 3 केसेस a इज नेगेटिव। जब a नेगेटिव होगा तो ओरिएंटेशन उल्टा होगा, मतलब कर्व आपका नीचे की तरफ खुला होगा। इसको एक कटोरे की तरह भी इमेजिन कर सकते हो, आपका कटोरा नीचे से खुला है और ऊपर कटोरा ऊपर से खुला है, ठीक है। तो इस तरह के ये 6 केसेस हो गए डिफरेंट, है ना, और डिफरेंट ओरिएंटेशंस के साथ, ठीक है। अब बताओ ऊपर की तरफ तब खुला होगा जब आपका ए पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ तब खुला होगा जब ए आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ जनरल केसेस। अगर हमें कोई इक्वेशन दी है, सपोज करो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, है ना, तो इस तरह की इक्वेशन का कैसा कर्व होगा, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर विल बी सिमेट्रिक पैराबोला अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर दिया है तो ये सिमेट्रिक होगा अबाउट y एक्सिस। अब ये ओपन किस तरफ से होगा, ऊपर की तरफ से होगा कि नीचे की तरफ से होगा, वो जो ओरिएंटेशन डिसाइड करेगा वो कौन डिसाइड करेगा, विच इज डिसाइडेड बाय साइन ऑफ a। अगर a आपका पॉजिटिव है तो आपका जो कर्व होगा ऊपर से ओपन होगा, अगर a आपका नेगेटिव है तो आपका कर्व नीचे से ओपन होगा, ठीक है। y इक्वल टू प्लस ए एक्स स्क्वायर, देखो y इक्वल टू प्लस ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये कर्व ऊपर से ओपन है, ठीक है। ये पैराबोला बोलते हैं हम, इस कर्व को बोलते हैं पैराबोला, इसका नेम है पैराबोला। द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला विल बी y इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर। अगर माइनस ए एक्स स्क्वायर है तो देखो a का साइन नेगेटिव है तो ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, मतलब आपका कर्व नीचे की तरफ से ओपन होगा, ठीक है। इफ वी एक्सचेंज द x एंड y एक्सिस, अगर सपोज करो इस इक्वेशन में y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर में मैं x और y को चेंज कर दूं, मतलब x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, है ना, x और y को हमने रिप्लेस कर दिया, देन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेंजेस। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेंज हो जाएगी। पहले ये कर्व किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था, y एक्सिस के अबाउट। ये दोनों केसेस में देखो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था। अब जब हमने x और y को स्वैप कर दिया तो ये वाले जो कर्व होंगे किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएंगे, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएंगे। तो एज वी नो द ओरिएंटेशन चेंजेस एज पर द साइन ऑफ a, सो द ओरिएंटेशन विल बी ऑपोजिट। तो अब ओरिएंटेशन तो डिसाइड करेगा a, ओरिएंटेशन डिसाइड करना a का काम है कि कर्व अब राइट साइड से ओपन होगा कि लेफ्ट साइड से ओपन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, a। अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है तो कर्व आपका राइट साइड से ओपन होगा, अगर a का वैल्यू नेगेटिव है तो कर्व आपका लेफ्ट साइड से ओपन होगा, ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन की भी बात कर ली और हमने सिमेट्रिक की भी बात कर ली। ये जितने भी कर्व्स आपने देखे हैं ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कर्व्स है ना। या तो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, या तो आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक में x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर के फॉर्म में होगी। तो हर केसेस में हमें डिस्क्रिमिनेंट भी निकालना आ गया, हमें पॉइंट्स भी पता चल गए, हमें नेचर भी पता चल गया और हमें कर्व्स भी पता चल गए कि इसके कर्व्स किस तरह से होंगे अगर किस कंडीशन में, कैसी इक्वेशन में, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 आप देखिए। एग्जाम्पल 1 में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। सपोज करो हमें ऐसी कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो स्टेप नंबर 1 सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक द साइन ऑफ a का साइन चेक करेंगे। a का साइन कैसा है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव। अगर हमारा a का साइन पॉजिटिव है तो कर्व कहाँ से ओपन होगा, ओरिएंटेशन कैसा होगा, कर्व मतलब ऊपर से ओपन होगा। हमें ये चीज समझ आ गई, ओरिएंटेशन हमें समझ आ गया।
स्टेप नंबर 2, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। अब डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -5, तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, -4 इंटू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a इज 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू इज 2, तो जब आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालोगे आपको मिलेगा 1 विच इज ग्रेटर देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हमें पता चल गया। स्टेप 3 हमारा वही है, चेक वेदर d इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 और इक्वल टू 0, तो अब d ग्रेटर देन 0 हो गया तो हमें यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, तो डिस्टिंक्ट रूट्स d ग्रेटर देन 0 और कर्व ऊपर की तरफ खुला होगा तो हमें पता चल गया। अब हम रूट्स निकालेंगे, तो रूट्स निकालने के लिए x इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने पहले निकाल लिया, हमने डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल लिया, यहाँ पे देखो मैंने डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू से पुट कर दिया, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5 प्लस माइनस 1/6 दैट इज इक्वल टू 1,2/3, तो हमें दो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स मिल गए 1,2/3, और हमें कर्व का नेचर भी पता चल गया कि वो ऊपर से खुला होगा और x एक्सिस पे दो जगह पे कट करेगा, एक तो 1 पे कट करेगा, एक 2/3 पे कट करेगा, तो हमें ऐसा एक कर्व बनाना है जो ऊपर की तरफ से खुला हो। देखो हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, ये कर्व ऊपर की तरफ से ओपन है और कहाँ पे कट कर रहा है, पहला कट इसने किया 2/3 पे क्योंकि 2/3 इज लेस देन 1, दूसरा कट इसने कहाँ पे किया 1 पे, ठीक है, तो हमें पता भी चल गया कि दो जगह पे कट करेगा, क्यों, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या मिला हमें, ग्रेटर देन 0। तो इस तरह की कोई भी इक्वेशन आपको मिले तो आप उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करो। पहला स्टेप, चेक द साइन ऑफ ए, अगर ए का साइन पॉजिटिव है तो ऊपर से खुला होगा, अगर सपोज यहाँ ए नेगेटिव आता तो ये कब नीचे से ओपन होता, ठीक है। स्टेप 2, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू आपको निकालने आनी चाहिए, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो हमने निकाला। फिर हमने चेक किया कि डी क्या है, उसके बेस पे हमने डिसाइड किया उसका नेचर, ठीक है। स्टेप 4 फिर हमने प्लॉट किया, लेकिन प्लॉट करने से पहले हमें रूट्स की वैल्यू निकालनी है, तो रूट्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये जनरलाइज इक्वेशन यूज किया जो भी अभी हमने डिस्कस किया था कि जनरलाइज फॉर्मूले से हम रूट्स की वैल्यू निकालेंगे, तो इस तरह से हमने इस कर्व को प्लॉट कर दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा व्हेन द रूट्स आर रियल। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखेंगे अगर रियल रूट्स होंगे उस कंडीशन में, है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया कि कब आपकी मैक्सिमा वैल्यू होगी, कब मिनिमम वैल्यू होगी। फर्स्ट केस हम वो देखेंगे जब हमारा ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0, मीन्स आपका ओरिएंटेशन कर्व का कैसा होगा, कर्व आपका ओपन होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस केस में जब आपकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस कैपिटल D अपॉन 4 है, मतलब नेगेटिव ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 4 टाइम्स a, और किस पे होगी वो मिनिमम वैल्यू, x की किस वैल्यू पे होगी, वो होगी x की माइनस b अपॉन 2a पे, ठीक है। और मैक्सिमा, अब सिंपल सी बात है, जब कर्व आपका ऊपर की तरफ खुला है तो ऊपर की तरफ मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ऊपर की तरफ मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो सकती है प्लस इन्फिनिटी, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू आपकी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में ओरिएंटेशन कैसा है, देखो a इज लेस देन 0, मतलब आपके कर्व का ओरिएंटेशन कैसे होगा, वो नीचे की तरफ ओपन होगा, तो नीचे की तरफ में सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। जब कर्व नीचे की तरफ ओपन है तो नीचे सबसे नीचे में सबसे मैक्सिमम कितना हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी, नीचे की तरफ मैक्सिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, मतलब वो मैक्सिमम नहीं अल्टीमेटली मिनिमम है, क्योंकि नेगेटिव साइन लगता है। नेगेटिव साइन जब भी बड़े नंबर के साथ लगता है तो वो वैल्यू और छोटी हो जाती है, ठीक है। अब हम मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, इस केस में मैक्सिमम वैल्यू होगी माइनस D अपॉन 4a एट x इक्वल टू माइनस b/2 है। तो सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट केस है आपका, इसमें एग्जिस्ट क्या करेगा, मिनिमा, क्योंकि मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी है। तो मिनिमा कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपका a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब कर्व का ओरिएंटेशन ऊपर की तरफ खुला होगा। सेकेंड केस में जब कर्व नीचे की तरफ ओपन है तब एग्जिस्ट करेगा मैक्सिमा। तो ये दो इंपॉर्टेंट बहुत कंक्लूडिंग पॉइंट्स है। कब मिनिमा एग्जिस्ट करता है, जब कर्व ऊपर की तरफ खुला होगा, कर्व ऊपर की तरफ ओपन कब होगा, जब आपका a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। कब मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, ये डिपेंड करेगा आपका a के वैल्यू पे। तो a क्या है, इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। तो सारा का सारा जो गेम है वो a पे ही डिपेंड कर रहा है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से हमें पता चलता है कि कर्व का ओरिएंटेशन कैसा होगा। ओरिएंटेशन से हमें पता चलेगा कि उस कर्व का मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा कि मिनिमा एग्जिस्ट करेगा।
ठीक है। तो और वो वैल्यू कितना होगा ये हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, माइनस कैपिटल डी अपॉन 4a, और वो किस पे होगा वो भी हम निकाल लेंगे, दैट इज x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। अब आगे हम एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये टेबल आई होप आपको क्लेरिफाई हुआ होगा, एग्जाम्पल से आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर होगी। सो लेट्स गो टू वन मोर एग्जाम्पल। तो अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो कि a का वैल्यू क्या है, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है a का वैल्यू निकालना। तो a का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, तो a का वैल्यू मिल गया। तो a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0। अब a ग्रेटर देन 0 है तो क्या एग्जिस्ट करेगा बताओ, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, है ना। और आपका मैक्सिमा कितना होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि कर्व का ओरिएंटेशन क्या है, a ग्रेटर देन 0, तो कर्व का ओरिएंटेशन कैसा होगा वो याद रखो हमेशा, कर्व का ओरिएंटेशन ऊपर की तरफ खुला होगा, तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, है ना। मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी हमें पता है। अब मिनिमम कितनी होगी, तो माइनस डी अपॉन 4a इज द मिनिमम वैल्यू। तो वो वैल्यू निकाली हमने। वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर करो माइनस 3 का स्क्वायर करो, तो 9 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू 2, तो डेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 17 अपॉन 4। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा नेगेटिव ऑफ 17 अपॉन 4, या आपका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। अब ये मिनिमम वैल्यू x की किस वैल्यू पे आया, तो एट x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 है, जैसा कि अभी अभी हमने टेबल में डिस्कस किया। तो माइनस ऑफ बी का वैल्यू भी देखो माइनस 3 है, तो माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। तो x इक्वल टू 3/2 पे क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम वैल्यू होगी माइनस 17 अपॉन 4, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, दैट इज प्लस इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकालने के लिए। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। तो यहाँ पे देखो आपकी इक्वेशन कैसी है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो a का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, a का वैल्यू माइनस 2 है, तो आपका a इज लेस देन 0। जब a लेस देन 0 होगा तो कर्व का ओरिएंटेशन कैसा होगा, नीचे की तरफ खुला होगा। नीचे की तरफ खुला होगा तो हम मैक्सिमम निकालेंगे, है ना, क्योंकि मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रही। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस डी अपॉन 4a। तो माइनस ऑफ डी निकालने के लिए वापस वही बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 4a। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी 17 अपॉन 8। अब ये वैल्यू किस पे मिलेगी, तो हमें उस x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी जिस पे ये मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रही है। तो ये मैक्सिमा x की किस वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगी, दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो b की वैल्यू यहाँ पे प्लस 3 है, तो नेगेटिव ऑफ b अपॉन 2 इंटू ए इज वॉट, नेगेटिव ऑफ 2। सो यू विल गेट x इक्वल टू 3/4, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी वो आपको कर्व से ही पता चल जाएगा कि मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है देखो ये, तो मिनिमम कितना आ जाएगा, मिनिमम इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो इस तरह से आप दोनों केसेस के एग्जांपल्स अब हमने डिस्कस कर लिए। पहला एग्जांपल हमने डिस्कस किया a ग्रेटर देन 0 का, जब कर्व का ओरिएंटेशन ऊपर की तरफ खुला था। सेकंड एग्जांपल में हमने देखा जब a नेगेटिव होगा तब कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे हायर ऑर्डर इक्वेशन। तो अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी, अब हायर ऑर्डर इक्वेशन में सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो है आपकी क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन जैसे कि सपोज करो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसका जनरलाइज फॉर्म हो गया। इसको क्यूबिक इक्वेशन हम क्यों बोलते हैं अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन हैविंग 3 रूट्स, इसके 3 रूट्स होंगे। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है सबसे पहले ये देखेंगे। इसकी फॉर्मेशन इस तरह से होती है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गैमा, वेयर गैमा इज द थर्ड रूट, ठीक है। अभी तक हम 2 ही रूट्स की बात करते थे क्योंकि हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती थी। अब हमारे पास 3 रूट्स है तो हमारी फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करोगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब अगर हमें सम ऑफ रूट्स निकालना है तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए, जैसे हम अभी निकालते थे क्वाड्रेटिक में। सम ऑफ रूट्स इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। पहले में क्या आया, नेगेटिव साइन, है ना। फिर देखो अब हमें निकालना है सम ऑफ प्रोडक्ट्स।
सम ऑफ टू प्रोडक्ट्स अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विच इज इक्वल टू सी बाई ए। अब यहाँ पे आया पॉजिटिव साइन, ठीक है, पहले में नेगेटिव आया फिर पॉजिटिव। अब हमें निकालना है सम ऑफ थ्री प्रोडक्ट्स अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा होगा माइनस डी बाई ए, वापस नेगेटिव साइन आ गया है ना, तो हमें तीनों चीज़ें मिल गई। तो इस तरह से सपोज करो कोई भी हायर ऑर्डर इक्वेशन हो आपके पास, मान लो फोर्थ ऑर्डर में इक्वेशन हो ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, तो आपका ये वाला फॉर्मेशन जो है ये ऐसे ही सेम ही रहता, जैसे कि सम ऑफ रूट्स हो गया माइनस बी अपॉन ए, फिर सम ऑफ टू प्रोडक्ट्स हो गया सी अपॉन ए, फिर सम ऑफ थ्री प्रोडक्ट्स होगा माइनस डी अपॉन ए, और सम ऑफ फोर प्रोडक्ट्स हो जाएगा प्लस ई अपॉन ए। अगर आपकी फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन होती तो ई अपॉन ए हो जाता, तो ये माइनस प्लस इस तरह से ये कॉन्टिन्यू रहता है आपका, जितने भी पॉलिनोमियल का आप पावर इंक्रीज करो उस हिसाब से ये फॉर्मेशन चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर तो इस क्वेश्चंस में सॉल्व हो जाते हैं, कुछ कुछ आप हायर ऑर्डर फॉर्मेशंस भी देख सकते हो, ठीक है, लेकिन जनरली जो हमने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में हम क्यूबिक इक्वेशन तक डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं इस लेवल पे सॉल्व हो जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एएम एंड जीएम। ये भर भर के एकदम नीट के क्वेश्चंस चाहे जेडब्ल्यू के क्वेश्चन सब में यूज होता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझे, है ना। तो एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, GM is geometric mean, AM is arithmetic mean, आप देख सकते हैं AM arithmetic mean होता है और GM यहाँ पे किस लिए यूज किया गया नोटेशन, geometric mean। तो arithmetic mean is always greater than or equal to geometric mean। सपोज करो let A and B are the two positive numbers, ये बहुत ध्यान रखना, that is a positive numbers, then AM is equal to A plus B by 2। arithmetic mean हम कैसे निकालते हैं, sum of numbers upon total number, that is A plus B by 2। ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकालते हैं दो नंबर्स का, डेट इज अंडर रूट ए बी। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने एग्जाम्पल भी लिया हुआ है ए एम ग्रेटर देन जी एम के लिए। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, अगर ए की वैल्यू सपोज करो आपने 1 ले ली, बी की वैल्यू सपोज करो आपने 2 ले ली, तो आपका ए एम कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 3/2 विच इज 1.5। अगर आपको जी एम निकालना है तो दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 2 अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी मीन्स अंडर रूट 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू रूट 2 विच इज 1.41। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए एम बड़ा है जी एम से। अब ए एम इक्वल टू जी एम का भी एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल नंबर 2। सपोज करो ए की वैल्यू आपने 2 ले ली और बी की वैल्यू भी 2 ले ली, तो अब यहाँ पे ए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 2 प्लस 2 4 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2, और जी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 2 इंटू 2, तो रूट ऑफ 4 अगेन 2। तो इस कंडीशन में ए एम इज इक्वल टू जी एम हो जाए। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हम तो क्या करेंगे नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए ये वैलिड ही नहीं, ये खाली वैलिड है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही ये चीज़ वैलिड है आपकी, ए एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम, जो ये कंडीशन वैलिड है, दिस इज ओनली वैलिड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, दैट इज पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स के लिए ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है। तो आप ऐसा मत करना कि सपोज करो ए को -3 ले लो, बी को भी -3 ले लो, तो -3 प्लस -3 -6 अपॉन 2 -3, और -3 इंटू -3 करोगे तो रूट ऑफ 9 दैट इज 3, तो जी एम बड़ा हो गया ए एम से। ऐसा नहीं कर सकते, ए और बी को आप नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि ये कंडीशन तभी वैलिड है जब आपके ए और बी दोनों पॉजिटिव हो। इस बात को अपने दिमाग में रखो, कई बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। तो इस कंडीशन के साथ आप इस इक्वेशन को याद रखिए कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ये कॉन्सेप्ट तभी वैलिड है जब आपके नंबर पॉजिटिव है। ओके, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। एक और एग्जाम्पल बड़ा शानदार लिया है, अब आप उससे इसको समझने की कोशिश कीजिए। सपोज करो आपके पास एक एग्जाम्पल जैसा हमने यहाँ लिया है, a plus b plus c equal to 9 that is given in the question, then find the maximum product of abc। what will be the maximum product of abc। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये कंडीशन बहुत काम आती है। ये फिजिक्स के कई क्वेश्चन में लगता है, जैसे कि आपको सपोज करो रेजिस्टर्स का सम दे दिया हो, मान लो दे दिया हो 3 रेजिस्टर्स का सम ये है, और फिर आपको बोला है फाइंड द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ 3 रेजिस्टर। तो 3 रेजिस्टर आपको दे दिया R1 R2 R3, और तीनों रेजिस्टर्स का सम दे दिया, क्योंकि तीनों को सीरीज में कनेक्ट करा तो तीनों का सम क्या हो गया 9, और आपको बोला कि इन तीनों रेजिस्टर्स जो सीरीज में कनेक्टेड है उनका मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालो कितना होगा। तो इस तरह के फिजिक्स के क्वेश्चन में जनरली फिजिक्स नहीं लगती है, वो मैथ्स का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो कई बार डायरेक्टली नीट और जेडब्ल्यू मेंस में
फिजिक्स के प्रॉब्लम में मैथ्स का कॉन्सेप्ट खाली लगता है, उसमें कोई फिजिक्स की चीज़ नहीं होती है, कई बार डायरेक्टली मैथ्स के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये खासकर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पे भर के क्वेश्चन है। तो ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अरिथमेटिक मीन निकाला, तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, दैट इज सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो जब हमने वैल्यू पुट करी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें पता है 9 अपॉन 3, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट यहाँ से राइट साइड से हटाएंगे तो लेफ्ट साइड में क्यूब हो जाएगा, तो दैट इज 3 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी। तो ए बी सी की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 27, तो आंसर हो गया 27। तो बताओ फिजिक्स के क्वेश्चन में सिर्फ मैथ्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो इसलिए मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैथ्स के जो टूल्स है ना जाने आपको कौन से फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर दे। इसलिए हम इसमें हमारा जो मेन मोटो है, मेन पर्पस है कि आपके जो टूल्स इतने स्ट्रांग हो जाए मैथ्स के कि आप फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे ना अटके। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल निकालना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है, जैसे कि सपोज करो हमें दिया है एन फैक्टोरियल, उसका मतलब होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, सभी सपोज करो हमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो, तो फैक्टोरियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज करो हमें 5 फैक्टोरियल दिया है, तो क्या करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 120। ठीक है, उस नंबर को डिक्रीज करते जाएंगे अप टू 1 तक जाएंगे और उसका प्रोडक्ट निकाल देंगे। सपोज करो हमें कैलकुलेट करने को दिया 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो हम क्या करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 न्यूमिनेटर में हो गया, डिनोमिनेटर में क्या 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 इंटू 1 एंड 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। सपोज करो हमें इस इक्वेशन को जनरलाइज करना है, तो हमने क्या किया 5 को मान लिया n और 2 को मान लिया r। तो जब हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे ये वाली इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें मिलेगा 5 की जगह पे n रख दो तो दैट इज n फैक्टोरियल, 2 की जगह पे r रख दो दैट इज r फैक्टोरियल, तो 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं 5 माइनस 2, तो मतलब n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसी को हम बोलते हैं NCR, इसको हम इस नोटेशन से डिनोट करते हैं NCR, दैट इज अ सिंबल, दैट इज अ नोटेशन विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इन मैथ्स इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन, इसको कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, विच बेसिकली मीन्स टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द गिवन एन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर हमें आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, सपोज करो आर बॉल सिलेक्ट करना है एन बॉल्स में से, तब आप इस कॉम्बिनेशन को यूज करते हो और इस कॉम्बिनेशन के नोटेशन को इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल निकालते हैं। ठीक है, ये फैक्टोरियल निकालते हैं। अगर आपको कोई भी टर्म दिया हो, सपोज करो NCR, तो आप उसको इस तरह से लिखोगे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज द जनरल नोटेशन। हम इसका आगे यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम में। आप सोच रहे होगे इसको हमने क्यों पढ़ा, इसको हमने इसलिए पढ़ा ताकि हमें बाइनोमियल थ्योरम समझ आ सके, जो कि हम आगे अब डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट इज अवर बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये वाला मैथमेटिकल टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चंस में आपको इसकी हेल्प मिलेगी। सपोज करो हमारे पास कोई ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है x प्लस ए की पावर n, तो इसको हम कैसे एक्सपांड करेंगे, तो ये सिग्मा जो साइन है ये समेशन का साइन होता है, दैट मीन्स समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 0 टू n, मतलब 0 से लेके n तक इसका मैं सम करना है n k। इस नोटेशन को, ये नोटेशन जो है ये डिनोट कर रहा है NCK, जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया ना कॉम्बिनेशन का, तो ये हम इसको इस नोटेशन से भी डिनोट करते हैं। अलग अलग नोटेशन है इसके, एक नोटेशन इसका ये है, इसका मतलब यही होता है NCK, x की पावर k a की पावर n माइनस k। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे एक्सपैंड करते हैं। जब हम ये इसका शॉर्ट नोटेशन है, जब हम इसको समेशन करेंगे तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा, x की पावर x प्लस a की पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं NC0 x की पावर n प्लस NC1। इसमें आप क्या करते जाओ, k की वैल्यू पुट करते जाओ, k की वैल्यू 0 रखो, तो पहला क्या मिलेगा N0 मतलब NC0, तो यहाँ पे आपको मिलेगा NC0। x की पावर k मतलब पहले k की वैल्यू
एक्स की पावर n और a की पावर n माइनस के, ठीक है। तो a की पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस n, दैट इज 0। तो a की पावर 0 इज 1, तो nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1। जब आप इसको समेशन करके खोलोगे, इसमें वैल्यू पुट करोगे, तो आपको ये वाला फॉर्म मिलेगा। ये दोनों फॉर्म का मतलब सेम ही है, इसको आप देख लो, ये जनरलाइज फॉर्म है बाइनोमियल के एक्सपांशन का। x प्लस a की पावर n विच इज इक्वल टू nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन में a की वैल्यू 1 रखें इन द अबव एक्सप्रेशन, then we will get 1 प्लस x की पावर n इक्वल टू, हमने 1 सब्सटीट्यूट कर दिया, तो 1 प्लस एक्स की पावर n को हम एक्सपांड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम फॉर्मूले से जब हम एक्सपांड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक जो आपको एक्सप्रेशन बताए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ये वाला है, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। इफ x इज लेस देन 1, अगर x की वैल्यू बहुत ही छोटी है 1 से, तो पहले जो दो टर्म है खाली वही इंपॉर्टेंट रह जाएंगे एक्सपांशन में। ओनली फर्स्ट टू टर्म्स, दैट इज 1 प्लस एन एक्स, only these two terms are important. Why? Because second and higher order terms become very small, so it can be neglected, ठीक है। सेकेंड और हायर ऑर्डर टर्म्स बहुत छोटी हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, इसलिए जो हायर ऑर्डर टर्म्स है उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो सिग्निफिकेंट टर्म्स कौन से रह जाएंगे, 1 प्लस एन एक्स। सो इस कंडीशन का यूज करते हुए हमने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिराइव किए इस एक्सप्रेशन से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स की पावर n दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। आपको कुछ नहीं करना, इस एक्सप्रेशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, तो 1 प्लस एन एक्स मिल गया। 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 1 माइनस एन एक्स, ठीक है। तो माइनस 1 कोफिशिएंट बन जाएगा ना, माइनस एन जो पावर है वो कोफिशिएंट बन जाएगा एक्स का, है ना। 1 माइनस एक्स की पावर n, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स। सिमिलरली 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। ये 4 रिजल्ट्स का इतना यूज हो रहा है क्वेश्चंस में, आपको तब पता चलेगा जब आप फिजिक्स में थर्मल एक्सपांशन पढ़ोगे, वहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन, इतने तरह के एक्सपांशन पढ़ोगे। सपोज कोई मेटालिक रॉड है, उस मेटालिक रॉड को आप हीट कर रहे हो, तो उसमें जो इलोंगेशन होता है बहुत ही कम होता है, mm में होता है। अगर आपकी मीटर्स में लेंथ है रॉड की, तो mm में, माइक्रोमीटर्स में, उसमें आपका एक्सपांशन होता है। तो वहाँ पे जो x की वैल्यू है बहुत ही छोटी हो जाती है। तो x की वैल्यू जब बहुत कम हो जाएगी, तो वहाँ पे इस तरह के रिजल्ट्स हमें बहुत यूजफुल होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर n को आप कन्वर्ट कर लोगे इस फॉर्म में, कोफिशिएंट वाली फॉर्म में, है ना। तो ये 4 रिजल्ट्स इतने इंपॉर्टेंट टूल्स है, ये आप फिजिक्स में तब पढ़ोगे जब आप थर्मल एक्सपांशन स्टडी करोगे, ओके। अब इसको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी कंसिडर किया है। इस एग्जांपल में देखो, सपोज करो हमें दिया है 1001 का हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। 1001 का अगर हमें क्यूब रूट निकालना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1000 प्लस 1 होल की पावर 1/3। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर इज 1/3। तो अब मैं क्या करूंगा, 1000 को कॉमन ले लूंगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1000। अब ये 1 अपॉन 1000 बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो इसको मैं नाम दे दूंगा x, और मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो मॉड x मीन्स पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1। हाँ, तो 1 अपॉन 1000 बहुत ही छोटा है 1 से, सही बात है। और होल की पावर कितनी हो गई, 1/3। तो मेरे को इंडेक्स भी मिल गया n की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। तो जब मैं 1000 का क्यूब रूट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 10। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन 3। अब मैं वो रिजल्ट्स जो अभी अभी हमने पढ़े, उस रिजल्ट की हेल्प से ये जो मेरा पावर है वो मेरा कोफिशिएंट बन जाएगा x का, दैट इज 1/3 इंटू 1 अपॉन 1000। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा रिजल्ट के हेल्प से, देखो 1/3 पावर लेना हमारे लिए कितना आसान हो गया जब हमें वो रिजल्ट्स याद है। तो
तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 10.0033। इस तरह के क्वेश्चंस फिजिक्स में तब होंगे सॉल्व जब आपको बड़ी से बड़ी रॉड वाले प्रॉब्लम्स होंगे जहाँ पे थर्मल एक्सपांशन आ रहा होगा, वहाँ पे एमएम में जब आपका एक्सपांशन होगा तो इतने से एमएम में भी आपका आंसर वेरी कर जाएगा। तब आपको पता चलेगा जैसे 10 मीटर की कोई रॉड है और उसमें थर्मल एक्सपांड होके जब आपने उसको हीट किया तो उसका एक्सपांड होने के बाद उसकी फाइनल लेंथ हो गई 10.0033 मीटर्स। ठीक है, तो एक्सपांशन में इतना ही एक्सपांशन होता है ना। तो वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस भी इस तरह के दिए होंगे कि फाइनल लेंथ बताओ रॉड की क्या हो गई जब वो आपने उसको थर्मल एक्सपांड किया, तब उसकी फाइनल लेंथ कितनी हो गई, और ऑप्शंस में दिया होगा 10.0033, 10.0044, 10.0055। तो बहुत ही क्लोज ऑप्शंस दिए होंगे। तो अगर आपको ये टेक्निक पता होगी तो उस टाइम आप इस टूल का यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। फाइनली अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट सेक्शन जो है हमारा इनइक्वालिटीज का। इनइक्वालिटीज में हम जो इनइक्वालिटीज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है वो ये पढ़ेंगे हम कि सबसे पहले हमें एक मेथड पढ़ना है दैट इज नोन एज वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड की कुछ कंडीशंस होती है अप्लाई करने की। सबसे पहले हम उन कंडीशंस को देखेंगे। जैसे जैसे आप उन कंडीशंस को समझोगे तो आपको ये मेथड सिंपल लगने लगेगा, है ना। जैसे नाम में ही है वेवी कर्व मेथड, है ना। तो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है, ये बहुत ही अच्छी मेथड है, बहुत तरह के इनइक्वालिटीज के प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो सारे डील कर लोगे अगर आपको ये मेथड अच्छे से अप्लाई करना आ गया तो ये भी एक रामबाण है जो हम यूज़ करेंगे फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आई एम डैम श्योर यू कैन सॉल्व बड़े से बड़े इनइक्वालिटी भी आप ऐसे मिनटों में सॉल्व कर लोगे, है ना। इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का ये रामबाण इलाज है, दैट इज़ वेवी कर्व मेथड। तो इसकी कंडीशंस क्या है, सबसे पहले इसकी कंडीशंस देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है, पावर ऑफ एवरी फैक्टर हैज़ टू बी ऑड। हर फैक्टर की पावर होनी चाहिए ऑड। दूसरी कंडीशन, इफ पावर इज इवन देन लीव इट। अगर इवन पावर है किसी भी फैक्टर की तो उसको आप लीव कर दो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स शुड बी 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होना चाहिए, 1। अगर 1 नहीं है तो आपको उसको 1 बनाना पड़ेगा कुछ रीअरेंजमेंट करके। अभी हम एग्जांपल से इसको समझेंगे तो आपको ये सारी कंडीशंस क्लियर होती जाएगी स्टेप बाय स्टेप। फोर्थ कंडीशन इज वेदर द फैक्टर्स आर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द प्रोसीजर विल बी रिमेन सेम। वेदर आपके जो फैक्टर्स हैं मल्टीप्लिकेशन में है या फिर आपके फैक्टर्स से आप डिवाइड कर रहे हैं, जब प्रोसीजर सॉल्व करने की सेम ही रहेगी। तो अब देखते हैं इसको एग्जांपल से, हम इन चारों कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। इस तरह की हमें कोई इनइक्वालिटी दी है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी तरह की इनइक्वालिटी हमें दी हो, सबसे पहले हम उसको 0 से इक्वेट कर देंगे ताकि हमें x की वैल्यूज़ मिल जाए। तो x की वैल्यू जब आप इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, 3, -4। अब 3, -4 को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। 3, -4 को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, -5, -4, -3, -2। उस पर आप 3 और -4 को मार्क कर लेंगे, -4 को मार्क कर लेंगे और +3 को मार्क कर लेंगे। अब आप देखो +3 से कोई भी बड़ी वैल्यू अगर इस इक्वेशन में आप पुट करोगे तो +3 से कोई भी बड़ी वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये कंडीशन आपकी आएगी हमेशा ग्रेटर देन 0। तो 3 से बड़ी के लिए यहाँ पे आप एक कर्व ड्रॉ करोगे, इसको ही बोलते हैं वेवी कर्व। तो यहाँ पे आपका कर्व पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर अपने आप वो नीचे की तरफ जाएगा नेगेटिव और फिर वो -4 से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो सबसे पहले आपको 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं, 3 और -4, जैसे कि आपने नंबर लाइन पे मार्क कर लिए। अब देखना है 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू के लिए ये आपको आंसर क्या मिलेगा इक्वेशन का, पॉजिटिव। तो आपका कर्व ऊपर से चालू होगा पॉजिटिव से, फिर आपका कर्व नीचे की तरफ जाएगा, उस पॉइंट से पास होगा 3 पॉइंट से, है ना। फिर जैसे ही पास होगा नीचे से, अब आपका कर्व पास होना चाहिए -4 से, क्योंकि आपका दूसरा पॉइंट है -4।
तो -4 से पास होगा, ठीक है। अब इसको अल्टरनेट साइन दे दोगे, पॉजिटिव, नीचे गया तो नेगेटिव, ऊपर गया तो पॉजिटिव। अब हमें आंसर निकालना है, तो आंसर कैसे निकालेंगे, x की वो किन वैल्यूज होंगी जिनके लिए ये कंडीशन ग्रेटर देन 0। तो हम हमेशा पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 जब भी साइन होगा तो हम पॉजिटिव वाली कंडीशंस को लेंगे, है ना। अगर यहाँ पे लेस देन 0 होता तो हम नेगेटिव वाला कंसिडर करते, पर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है इनइक्वालिटी में, इसलिए हम पॉजिटिव साइन को कंसिडर करेंगे। तो पॉजिटिव साइन को कंसिडर करेंगे तो x इज ग्रेटर देन 3 इज वन सॉल्यूशन एंड x इज ऑल्सो लेस देन -4। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, मतलब x की वो सभी वैल्यू जो 3 से ज़्यादा होगी उसमें ये रिजल्ट इक्वेशन का पॉजिटिव रहेगा, और x की वो सभी वैल्यूज जो -4 से कम होगी उसमें भी ये इक्वेशन का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब हम और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको इसकी और क्लैरिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ देखो एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 में मैंने खाली साइन का चेंज किया है इनइक्वालिटी में। पहले एग्जाम्पल में हमने ग्रेटर देन का साइन यूज़ किया है और एग्जाम्पल 3 में मैंने यूज़ किया है लेस देन का। तो खाली साइन को मैंने चेंज किया है, बाकी जो आपका एक्सप्रेशन है दोनों एग्जाम्पल में सेम है। वो इसलिए किया ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि कब हमें पॉजिटिव वाला कंसिडर करना है, कब हमें नेगेटिव वाला। अब वेवी कर्व हमें यही बताता है कि सबसे पहले हम इस इक्वेशन को इक्वेट कर दे 0 से। जब हम 0 से इक्वेट करेंगे या एक्सप्रेशन को, तो हमें x की दो वैल्यूज मिलेगी, एक मिलेगी -9 और दूसरी मिलेगी +7। अब +7 से कोई भी बड़ी वैल्यू डाल के देख लो आप इस एक्सप्रेशन में, तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो मैंने उसको पॉजिटिव लिख दिया। अब एक आपको पॉजिटिव मिल गया तो अपने आप आपको ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मार्क कर लेना है, ठीक है, नंबर लाइन पे। अब आपने देखा आपको एग्जाम्पल 2 का जब आंसर चाहिए, तो एग्जाम्पल 2 के आंसर क्या होगा, एग्जाम्पल 2 में जो इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन 0 की, तो ग्रेटर देन 0 में आपको पॉजिटिव वाले साइन कंसिडर करने हैं, मतलब x इज ग्रेटर देन 7 पॉजिटिव और x इज लेस देन -9, वहाँ भी वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए। एग्जाम्पल 3 में आपको क्या पूछा है, लेस देन 0 है इनइक्वालिटी, तो लेस देन में आपको कंसिडर करना है नेगेटिव वाला इंटरवल। तो नेगेटिव वाले इंटरवल के लिए क्या आंसर हो जाएगा, दैट इज x वेरीज फ्रॉम -9 टू +7, है ना। नेगेटिव इंटरवल के लिए ये हो जाएगा और पॉजिटिव इंटरवल के लिए ये हो जाएगा। इसलिए मैंने दो एग्जाम्पल कंसिडर किए, एग्जाम्पल 2 और 3, जिसमें साइन का चेंज कर दिया इनइक्वालिटी में, तो आपको पता चल जाए कि आपको कब पॉजिटिव वाले इंटरवल्स कंसिडर करने हैं और कब नेगेटिव वाले इंटरवल्स कंसिडर करने हैं, ओके। अब एग्जाम्पल नंबर 4 भी देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो, अभी अभी हमने एक रूल डिस्कस किया था, वेदर आपके फैक्टर्स प्रोडक्ट में हो या आपके फैक्टर्स डिवीजन में हो, रूल विल रिमेन द सेम। जो रूल है वो सेम ही रहेगा, और रूल यही बोलता है कि आप पहले सभी फैक्टर्स को इक्वेट कर दो 0। तो x - 3 को जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। फिर आप x + 4 को 0 से इक्वेट करोगे तो आपको x की वैल्यू -4 मिल जाएगी। फिर आप x - 2, भले ही ये टर्म x - 2 वाला डिवाइड में है, लेकिन आपको इसको 0 से इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, +2। पहला स्टेप आपको सेम प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद जैसा कि हम करते आए हैं, अगर 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू डालेंगे तो ये पॉजिटिव इंटरवल हो जाएगा, एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा। अब आपको अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मार्क कर लेना है, लेकिन हमें अब क्वेश्चन में ग्रेटर देन 0 का साइन है। तो जब ग्रेटर देन 0 का साइन हो तो आपको खाली वही वाले इंटरवल कंसिडर करने जो पॉजिटिव हो। तो जो पॉजिटिव वाले इंटरवल से हमें वही कंसिडर करना है। तो पॉजिटिव वाले इंटरवल्स कौन से, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आपका आंसर हो जाएगा, और x की वैल्यू -4 to 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी तो भी ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा, और x की वैल्यू -4 और 2 के बीच में होगी तो भी एक्सप्रेशन पॉजिटिव लेगा। लेकिन याद रखो यहाँ पे मैंने इक्वालिटी का साइन नहीं लगाया है, मतलब 2 के बराबर नहीं रख सकता, क्योंकि x की वैल्यू अगर 2 हो जाएगी यहाँ पे तो ये टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ पे देखो x की वैल्यू -4 से लेके 2 के बीच में वेरी करेगी, और दूसरा क्या है, ग्रेटर देन 3। तो दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 5 में, यहाँ पे मैंने डिफरेंट पावर्स कंसिडर करी है ना, ताकि आपको जितने भी रूल्स हमने जितनी भी कंडीशंस देखी हैं वेवी कर्व मेथड को अप्लाई करने के लिए, वो सारी आपको क्लियर हो जाए, है ना।
तो यहाँ पे हमने देखो ऑड पावर्स भी लिए हुए हैं 99, इवन पावर्स भी लिया हुआ है 100, फिर ऑड पावर आ गया 101, फिर इवन पावर आ गया 102। तो इन सब एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट इज लेस देन जीरो, है ना। तो हमें इवन पावर्स को पहले नेग्लेक्ट कर देना है, तो इवन पावर्स वाले फैक्टर्स को मैं नहीं देखूंगा, तो मैं ऑड वाले फैक्टर्स को देखूंगा। तो ऑड वाला फैक्टर्स क्या है, x माइनस वन, इसको जीरो से इक्वेट करूंगा तो मेरा x का वैल्यू कितना आ गया 1। और दूसरा ऑड पावर वाला फैक्टर कौन सा है, x माइनस थ्री, इसको भी जीरो से इक्वेट करोगे तो आंसर आ गया 3। अब इस पे आप सिमिलर वही प्रोसेस लगाओगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेट्स, ठीक है। x की वैल्यू आपको 1 3 मिल गई, ये आपने नंबर लाइन पे पुट कर दी, फिर आपने पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट वैल्यूज निकाल दी। अब आप देखो आंसर आपका जो इंटरवल लाई करेगा वो लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटरवल देखोगे दैट इज 1 2 3, तो 1 से 3 x की वैल्यू वेरी करेगी, है ना। इवन पावर्स ऑफ x कैन बी नेग्लेक्टेड एज पर द रूल, जैसा कि रूल ने बोला, इफ वी पुट x इक्वल टू -2 और -4। अब जो हमने इवन पावर्स को लास्ट में देख लेते हैं, अगर मैं सपोज करो यहाँ पे -2 पुट करता तो ये जीरो हो जाता, और -4 पुट करता तो भी जीरो हो जाता, तो वो लेस देन जीरो नहीं हो पाता, वो कंडीशन हमारी वैलिड नहीं होती। तो -2 और -4 तो पुट हो ही नहीं सकता इस एक्सप्रेशन में, है ना। इन द इक्वेशन देन कंडीशन लेस देन जीरो इज नॉट सेटिस्फाइड, देखो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, हैंस दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू -2 और -4 को सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि उससे हमारा एक्सप्रेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गया। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल 6 में आपको क्या दिया है, 3x - 4 अपॉन x + 5 इज लेस देन -4। सपोज करो आपको इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दिया हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को 0 बनाएंगे, तो दोनों तरफ हम +4 करेंगे, क्योंकि मैथ्स में जो हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे वही राइट हैंड साइड भी करेंगे। तो +4 हमने दोनों साइड्स किया। ये जब हमने किया तो हमने देखा -4 + 4 विल बिकम 0, तो आपका राइट हैंड साइड 0 बन गया, और लेफ्ट हैंड साइड में जब आपने एलसीएम लेके इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो आपको मिल गया 7x + 16 अपॉन x + 5, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। ओके, नाउ द कोफिशिएंट ऑफ x इज 7, अभी भी कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 7। तो एज पर द कंडीशन, हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमें x के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो x के कोफिशिएंट को 1 बनाना है एज पर द रूल, सो टेक 7 कॉमन। तो हम क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे। जब हम न्यूमरेटर में 7 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + 16 अपॉन 7, और यहाँ पे क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में x + 5। अब 0 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास देखो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। तो जैसे ही हमने 0 से डिवाइड किया तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन क्या मिल गई हमको, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारी इक्वेशन आ गई वो आ गई x + 16 अपॉन 7 अपॉन x + 5 विच इज लेस देन 0। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा फिर से वही फंडा लगाएंगे। सबसे पहले चाहे हमारा फैक्टर न्यूमरेटर में हो चाहे डिवाइड में हो, हमारा रूल वही लगेगा। सबसे पहले हम इस फैक्टर को इक्वेट टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी -16 अपॉन 7। फिर डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी -5। अब इन दोनों x की वैल्यूज को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, और फिर ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन, अगर इससे बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा, तो ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पुट कर देंगे। अब तो वही टास्क बड़ा सिंपल हो गया। अब साइन देखना है, इनइक्वालिटी में लेस देन 0 है तो हम नेगेटिव वाला इंटरवल कंसिडर करेंगे। नेगेटिव वाला कौन सा इंटरवल है, -5 to -16 अपॉन 7। तो हमारी x की वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम -5 to -16 अपॉन 7। दिस विल बी योर आंसर। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। और हमने इसको लेस देन 0 से इक्वेट किया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो। तो जब आप फैक्टराइज करोगे फैक्टर्स लेके तो आपको मिलेगा x + 2 × x - 5 अपॉन x - 1 × x - 8 विच इज लेस देन 0। तो अब हमारा सेम रूल फिर से लगेगा, आपको न्यूमरेटर के फैक्टर्स को भी 0 से इक्वेट करना है तो, और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को भी 0 से इक्वेट करना है। तो जब आप न्यूमरेटर के फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -2
एन प्लस 5, फिर आप डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करोगे तो आपको मिल जाएगा +1 एंड +8, ठीक है। फिर ये सभी फैक्टर्स से जो हमें x की वैल्यू मिली है इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, जैसे कि हमने किया -2, 1, 5 एंड 8। अब आपको फिर से वही ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में। तो 8 से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट करोगे इस एक्सप्रेशन में तो आपको आंसर मिलेगा पॉजिटिव। तो ऑल्टरनेटिव आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कोई भी एक कंडीशन का आप चेक कर लो। मान लो 8 से बड़ी वैल्यू आपने पुट करके एक बार देख लिया इस एक्सप्रेशन में तो आपको मिल गया पॉजिटिव, तो आप ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लगाते जाओ, ठीक है। तो अब हमें पता चलेगा कि हमारा जो एक्सप्रेशन है उसमें लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 में हमें नेगेटिव वाले इंटरवल्स के कंसिडर करने हैं। तो नेगेटिव इंटरवल जब हम कंसिडर करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो नेगेटिव इंटरवल्स में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x की वैल्यू -2 to 1 एंड x की वैल्यू 5 to 8। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी फ्रॉम -2 to 1 यूनियन मतलब कंबाइन करना। जैसे कि हम अभी तक बोलते आ रहे थे x की वैल्यू -2 से 1 एंड x की वैल्यू 5 से 8 के बीच में भी होगी। तो इसको मैथ्स की लैंग्वेज में हम इस तरह से कंबाइन कर लेते हैं दैट x वेरीज फ्रॉम -2 to 1 यूनियन 5 to 8, है ना। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है मैथमेटिकल लैंग्वेज। अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको इसका हल्का आइडिया रहेगा, है ना। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो हमने प्लान करी थी अलजेब्रा में वो हमने डिस्कस कर ली है। आई होप सो यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करिए। आई विल डेफिनेटली आंसर। आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू।